बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको ये लेक्चर मैं वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मकसद ये था कि हम ये रेगुलर अपनी क्लासेस में इसको कवर नहीं कर पाए थे, तो ये टॉपिक हमारा आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हो सकता है मैं दो वीडियोस या कोशिश करूँगा कि इसको कंसाइज करके एक ही वीडियो में आपको अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो फिज़िको केमिकल प्रोसेसेस वो कॉमन प्रोसेसेस हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर आपकी जितनी भी प्रैक्टिस है आगे उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। सो ये कॉमन प्रोसेसेस हैं। हर प्रोसेस की थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको मैं इसके अंदर बता दूंगा। आपको पता भी होनी चाहिए, कुछ इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पता होने चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में जब आप कभी इंडस्ट्री में काम करें जाके, या भी मैन्युफैक्चरिंग या किसी और फील्ड में काम करें, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको इनके बारे में नो हाउ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ जो आपके स्लाइड नज़र आ रहा है, ये आपकी सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस में फ़िज़िको केमिकल प्रोसेसेस में प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी भी वीडियो या लेक्चर हम कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर टाइम। डिस्टिलेशन क्या होती है, ठीक है, ये सेपरेशन टेक्निक है, इसके बारे में भी हम अलहदा से एक लेक्चर कर लेंगे। आज की जो फ़ाइल है, ये जो वीडियो है, इसमें मिसलेनियस प्रोसेसेस के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो मिसलेनियस प्रोसेसेस में बारी बारी ये जितने भी प्रोसेसेस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनको हम बारी बारी जो हैं वो चेक कर लेते हैं। ये क्या इसके अंदर मेन प्रोसेसेस क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से ये प्रोसेसेस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे नेविगेशन का, ठीक है। तो ये साथ साथ ये टोटल 16 हमारे यहाँ मेंशन हैं। कुछ प्रोसेसेस जो हैं बिल्कुल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। कुछ जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस है नेविगेशन का। नेविगेशन आप में से अगर किसी ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हों, अगर हो सकता है आप आगे करें, अल्लाह करे जब ये हालात सही हो जाएंगे, तो नेविगेशन वेट ग्राइंडिंग को कहते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग का आपको पता है मकसद क्या होता है। किसी चीज़ को आप ग्राइंड करें तो पार्टिकल साइज़ को आपने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो एक तो ड्राई ग्राइंडिंग हो सकती है आपकी, कि आप खाली पाउडर लेके उसको क्रश कर दें पेस्टल मोटर के अंदर, ठीक है। लेकिन नेविगेशन के अंदर वेट ग्राइंडिंग इसको इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इनके अंदर एक वेटिंग एजेंट जो है वो ऐड किया जाता है। वेटिंग एजेंट्स को आप नेविगेटिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि इनर्ट होते हैं, आपके सब्सटेंस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट लिक्विड आप ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, और उसको फिर पेस्टल मोटर के अंदर, पेस्टल मोटर आपको जैसे पता है कॉमनली यूज़ होता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर। आपने इसकी पिक्चर भी देखी होगी, एक प्याला होता है और एक क्रश करने के लिए एक हैंडल जो है वो साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉमनली पेस्टल मोटर यूज़ होता है। आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लास स्लाइड के ऊपर भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, आपने पाउडर लेना है पेस्टल मोटर या ग्लास स्लाइड पे, उस पर लेविगेटिंग एजेंट डाल देना है। लेविगेटिंग एजेंट क्या है? लेविगेटिंग एजेंट को आप वेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। कॉमनली ये ऑयल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल एक ग्लिसरीन भी है। ये कॉमनली आपकी ऑइंटमेंट्स में और सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद इसको ट्रिचुरेट नेविगेट करते रहना है। इसको आप प्रेस करेंगे बारी बारी, तो ये पार्टिकल साइज जो है वो इनका रिड्यूस होता रहेगा। सिमिलरली पेस्टल मोटर में भी आप इसको कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये मैंने आपको जैसे बताया कि कॉमन जो मेथड है, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है ऑइंटमेंट्स क्रीम्स के अंदर। और आप इसको बारी बारी इसकी क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली आपने थोड़ी सी अमाउंट इसके अंदर ऐड कर दी। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि डाइल्यूशंस क्या होती हैं, सही है, कि किस तरीके से आप सॉलिड सब्सटेंस के साथ नेविगेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट किस तरह ऐड करते हैं, सही है। इसका दो मुख्तलिफ स्टेप हो सकते हैं, सही। तो
पहली बात तो ये है कि ये दो, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री स्केल पर हैं, जैसे कि आप अपने यूनिवर्सिटी में करेंगे, वो टाइल और स्पैचुला के साथ होता है, ठीक है। जैसे ये दिखाया हुआ ये टाइल है, ग्लास टाइल है और स्पैचुला है। सिमिलरली पेस्टल एंड मोटर ये आपको यहाँ शो हो रहा है, सही है। तो ये स्मॉल स्केल पर आपके इन दोनों मेथड्स के ज़रिए हो सकता है, सही है। और सिमिलरली मैकेनिकल मिक्सर्स आपके ये वो मिक्सर्स हैं जो लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर रोटेट करते हैं और मिक्स करते हैं सब्सटेंसेस को। इनमें कॉमनली एक रोलर मिल जो है वो यूज़ होती है। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। मुख्तलिफ टाइप ऑफ मिल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, सही है। अच्छा, इनकी बेसिक जो रोलर मिल्स की एक फंक्शनिंग है यहाँ आपको स्लाइड में नज़र आ रही है। ये लेबॉर्ट्री स्केल के आपके मेथड्स हो गए। ये आपकी कॉमन मिल्स होती हैं जो इस तरीके से एक्ट करती हैं। पहले आप फीड जो है, फीड कहते हैं जो भी आपने इनिशियल मटेरियल जिसको आपने ग्राइंड करना है, और इसके अंदर आप लेविगेटिंग एजेंट डाल के, या अगर ड्राई इसके अंदर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सिंपल पाउडर या आपका सब्सटेंस जो है वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। इसको फीड कहते हैं। ये इसको टॉप से इसको फीड करवाया जाता है अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो दो रोल्स पेयर्स होते हैं आपके रोल्स के, सही है। फर्स्ट रोल है और सेकंड रोल है। आप ये चेक कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट रोल से गुजरने के बाद पार्टिकल साइज जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है। फर्दर जब सेकंड रोल से ये गुजरेगा तो पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सा एक मेथड है जो कि मिलिंग के अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर रोल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसमें कुछ में ब्लेड्स लगी होती हैं, बॉल्स होती हैं। तो वो आगे फर्दर टाइप्स जो हैं आप पढ़ेंगे अपनी फार्मेसी के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनको मिक्स करने का एक तरीका है। जब आप क्रीम्स बना रहे हैं या ऑइंटमेंट्स बना रहे हैं तो मिक्सिंग का एक तरीका होता है। कॉमन तरीका जो यूज़ किया जाता है वो है जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या होती है? सिंपल सी बात है, बहुत आसान, कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक वेटिंग एजेंट है और एक आपका पाउडर है, सही है। ये यहाँ आपकी ऑयल से शो हो रहा है, ये लेविगेटिंग एजेंट हो सकता है, सही है। तो जो छोटी क्वांटिटी में आपकी जो सब्सटेंस है, सही है, उसको सेम क्वांटिटी के साथ आपने मिलाना है जो आपके पास लार्ज क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वेटिंग एजेंट है वो स्मॉल क्वांटिटी में और ये आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में, तो दोनों की इक्वल क्वांटिटी जो है वो आपने ले लेनी है। लेट से हमने कह दिया 10-10 ग्राम दोनों का आपने मिक्स कर दिया आपस में। उनको अच्छी तरीके से मिक्स करें। आपका जो फाइनल सब्सटेंस बन जाएगा उसके अंदर उतनी ही अमाउंट जो बकिया लार्ज अमाउंट आपकी रह गई है, लेट से हमने कहा था कि लेविगेटिंग एजेंट जो है वो हमारे पास कम तादाद में है। शुरू में हमने दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले ली, सही है, 10-10 ग्राम बात किया, इनको मिक्स कर दिया, 20 ग्राम हो गया। अब 20 ही ग्राम आपका जो लार्जर अमाउंट थी, यानी जो पाउडर था पहले आपका, या अगर लेविगेटिंग एजेंट ज़्यादा अमाउंट में था तो उतनी ही 20 ही ग्राम जो है वो आपने उसमें ऐड कर देना है फाइनल कंपोजिशन के अंदर, और उसको फिर मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है कम्प्लीटली। इसको मिक्स करते रहते हैं। ये तब तक रिपीट होता रहता है जब तक दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में इक्वली मिल जाएं, सही है। तो ये तो हो गई आपकी जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, यानी जियोमेट्रिक डाइल्यूशन मतलब इक्वल अमाउंट्स आपने लेनी है, हर दफ़ा इक्वल अमाउंट्स लेनी है। पहली दफ़ा में जो आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा तादाद में उसको इक्वल अमाउंट में आपने लेसर क्वांटिटी के साथ मिलाना है, और फिर फर्दर इसी तरीके से स्टेप जो है वो चलता रहेगा। एक और होती है सीरियल डाइल्यूशन। सीरियल डाइल्यूशन जो है ये ज़्यादातर सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करने के लिए, आप कह लें सस्पेंशंस या सॉल्यूशंस या लिक्विड डोजेज फॉर्म जो हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो सीरियल डाइल्यूशन का लेविगेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों में फ़र्क होना पता चलना चाहिए। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन और सीरियल डाइल्यूशन में क्या फ़र्क है? सीरियल डाइल्यूशन में आपके पास एक कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहाँ लिखा हुआ है 1 स्टॉक पर ml, सही है, ये फुल स्ट्रेंथ है आपकी। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास लेट से इनिशियल जो स्ट्रेंथ है फुल स्ट्रेंथ वो 100% है। आप क्या करेंगे, इसका 1 ml लेंगे, टेस्ट ट्यूब में एक डाल दें और 9 ml इसके अंदर डाइल्यूशन के लिए सॉल्वेंट डाल दें, कोई सा भी सॉल्वेंट जिसे आप डाइल्यूट कर रहे हैं, सही है। तो ये 100% शुरू में थी, ये उसका 110% रह जाएगी,
ठीक है। तो अगर 100% थी तो ये पहली बारी में 10% हो जाएगी। सिमिलरली 1 ml इसमें से लें, सेकंड वाले में से फिर 9 ml इसमें डाल दें, तो ये 10 का 10 से कन्वर्ट हो जाएगी 1 में, इसी तरीके से 0.1 में और फिर 0.01 में, ठीक है। तो ये आपकी सीरियल डाइल्यूशन कहलाती है। अच्छा, कॉमनली लेविगेशन में हमें लेविगेटिंग एजेंट्स का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि ये सब्सटेंसेस जो हैं आपने डायरेक्ट अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करने। तो इनके कुछ आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होनी चाहिए हर लेविगेटिंग एजेंट के अंदर, सही है। पहली बात तो ये है कि ये विस्कस होना चाहिए थोड़ा, सही है। ये होता है कॉमनली ऑयल जो है यूज़ की जाते हैं, तो ये इनकी थोड़ी सी विस्कोसिटी जो है वो शो होती है आपको। इनका काम क्या है? वेटिंग एजेंट्स का इन्होंने वेट करना है। लेविगेटिंग एजेंट्स या वेटिंग एजेंट्स, इन दोनों का काम जो है इन्होंने सब्सटेंस को वेट करना है। और वेट करने से क्या होगा, जो सरफेस टेंशन होगी पार्टिकल्स के दरमियान वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए ये यूज़ होते हैं लेविगेटिंग एजेंट्स, ठीक है, जिन्हें आप लुब्रिकेटिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कि लुब्रिकेशन पार्टिकल्स की लुब्रिकेशन करवा रहे हैं, सही है। तो इजीली आप लेविगेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद इजीली आप मिक्सिंग कर सकते हैं, प्रिपरेशंस बड़ी स्मूदर प्रिपरेशंस बना सकते हैं, पार्टिकल साइज़ आप रिड्यूस कर सकते हैं। पार्टिकल साइज़ आप क्यों रिड्यूस करते हैं किसी भी क्रीम्स में या ऑइंटमेंट्स में? ताकि जो उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, उसमें कोई बड़े पार्टिकल्स ना हो। बड़े पार्टिकल्स होंगे तो स्किन के ऊपर वो ग्रिटीनेस शो करेंगे, आपके कोई डैमेज भी हो सकती है स्किन, और एक अपील होती है, एस्थेटिक अपील जो होती है वो कम हो जाती है। सो लेविगेटिंग एजेंट्स की एक तो ये हमने बात कर ली कि इनकी यूजेस क्या हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं और क्या सब्सटेंसेज हैं। आइडियली ये नॉन टॉक्सिक होने चाहिए बिकॉज़ ये डायरेक्टली आगे यूज़ करने हैं ह्यूमंस पे, और फिर इनको ये केमिकली इनर्ट हों, ये आपकी इनकी कोई अपनी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ ना हो। ये अगर ख़ुद टॉक्सिसिटी कॉज करवा रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट्स के अंदर। कॉमन जो लेविगेटिंग एजेंट्स हैं, ये लिस्ट से आपको पता चल सकता है। मैंने आपको बताया कि ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स के अलावा लेविगेटिंग एजेंट्स कुछ समटाइम्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका पैक 400 यहाँ मेंशन्ड है। सिमिलरली आपके ट्वीन 80, ये कॉमन आपके सर्फेक्टेंट्स हैं, ये यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इमल्शन स्टेबलाइजेशन एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के अंदर। अब ये जो आपके ये जो आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, ये भी ऑयली नेचर होती है इनकी, ठीक है। ये भी जो इनकी जो HLB वैल्यू आपको पता है क्या होती है? काइंडली अगर आपको नहीं पता इसको एक दफ़ा फिर पढ़िएगा। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस की बेस पे आप सरफेस एक्टिव एजेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आइदर ये लिपिड नेचर का है या फिर ये एक्वस नेचर का है, ठीक है। तो ये आपके सब्सटेंसेस ऑयल और ऑयल्स जो हैं ये यूज़ होते हैं कॉमन लेविगेशन के अंदर, ठीक है। लेविगेशन क्यों हम करते हैं, मैंने आपको बताया कि सॉलिड सब्सटेंस की एक तो इनकॉर्पोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने अगर दो मटेरियल्स आपस में मिक्स करने हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए आप ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या वूल फैट आप यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इन वूल फैट और ये ग्लिसरीन ये एज अ व्हीकल के तौर पे काम करते हैं, सही है। व्हीकल का मतलब ये कि इसके अंदर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल के इनका बल्क जो है, एक पेस्ट जो है वो आप बना सकते हैं, सही है। तो एक तो इसका मकसद ये है कि कुछ प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस आपको बताया, ऑइंटमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, तो ये प्रिपरेशन बनाने में यूज़ होती है। लेविगेटिंग एजेंट जो हैं वो व्हीकल के तौर पे काम करते हैं। इनमें सॉलिड सब्सटेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं, सही है। सिमिलरली लेविगेशन जो है वो ऑफ्थाल्मिक ऑइंटमेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, ठीक है। सस्पेंशंस, सिमिलरली सस्पेंशंस के अंदर भी आप लेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी हैं लिमिटेशंस हैं लेविगेशन की, सही है। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि ये आप उसको कह लें कि सिर्फ इन्हीं मटेरियल्स के लिए यूज़ हो सकती हैं इनके अंदर। तो पहली लिमिटेशन क्या हो सकती है कि जो आप पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका सब्सटेंस है, उसका ऑलरेडी पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल हो, सही है। अगर वैसे ही
बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल साइज़ है और सिग्निफिकेंटली आपने उसको रिड्यूस करना है पार्टिकल साइज़ को, तो ये बेटर मेथड नहीं है, ठीक है। तो पहले आप वेट ग्राइंडिंग से पहले आप ड्राई ग्राइंडिंग करके पार्टिकल साइज़ को एक सफिशेंट स्मॉल स्केल के अंदर जो लेके आएंगे, उसके बाद आप उसकी वेट ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली जो लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं, जो लेविगेटिंग एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो इनर्ट हों, उनके अंदर आपका जो मटेरियल है वो इनसॉल्युबल हो, सही है। तो जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इनसॉल्युबल होने चाहिए आपके लेविगेटिंग एजेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई लेविगेशन। सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने एक एजेंट डालना है, जिसे आप लेविगेटिंग एजेंट कह लें, वेटिंग एजेंट कह लें, लुब्रिकेटिंग एजेंट कह लें। इसको डालने से पार्टिकल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है, सरफेस टेंशन है, वो कम हो जाएगी। इजीली आप उसको मिक्स कर सकेंगे और पार्टिकल साइज़ को आप रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है छोटा सा, ये पार्टिकल साइज़ की रिडक्शन से ही रिलेटेड है, सही है। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारी फार्मेसी के अंदर। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग जो है वो पेस्टल मोटर के अंदर की जा रही है। पेस्टल मोटर के अंदर जो है पाउडर्स को ग्राइंड करके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। लेविगेशन का भी मकसद यही था कि पार्टिकल साइज़ आप रिड्यूस कर रहे थे। इसका भी मकसद यही है कि आपने डाउनवर्ड प्रेशर आप डालते हैं उसके पाउडर्स के ऊपर, और अच्छी तरीके से मज़बूत हाथों से आप जो है इसको सर्कल्स में घुमाते हैं, सर्कल्स में इसको मूव करते हैं, तो पार्टिकल साइज़ जो है ये रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रिचुरेशन और लेविगेशन के अंदर जो फ़र्क है वो क्या हो जाएगा, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में, इस स्लाइड में देख लेते हैं। पहली बात ये कि लेविगेशन को आपने कहा वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो दे आर वेट ग्राइंडिंग, इट इज़ वेट ग्राइंडिंग मेथड। ट्रिचुरेशन ऑन द अदर हैंड इज़ ड्राई ग्राइंडिंग मेथड, सही है। इसके अंदर कोई वेटिंग एजेंट यूज़ नहीं हो रहा, सही है। इसको सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके अंदर लेविगेशन के अंदर कोई वेटिंग एजेंट नहीं डाला लेविगेशन के अंदर वेटिंग एजेंट जो है वो इंक्रीज हम यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है कि पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और हम फॉर एग्जांपल हमने कहा था एक लिक्विड यानी मेल्टेड बेस जो है आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ड्राई ग्राइंडिंग क्या है, सिंपल ये है कि इसके अंदर कोई लेविगेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ नहीं होते, सही है। लेकिन ट्रिचुरेशन के अंदर एक इनएक्टिव सब्सटेंस आप ऐड करते हैं, सही है। इनएक्टिव सब्सटेंस आपका होता है जो डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है, सही है। डाइल्यूशन ये सब्सटेंस जो है कॉमनली ये पाउडर होता है, जैसे कि लैक्टोज़ आपका है। लैक्टोज़ एक ये पाउडर सब्सटेंस है, लेकिन ये इनर्ट है, ठीक है। तो इनर्ट सब्सटेंस है ये आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं, या कोई पाउडर फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करता उस मॉलिक्यूल्स के साथ, सही है। और इसकी अपनी भी कोई थेराप्यूटिक एफिकेसी नहीं है। ये कॉमनली लैक्टोज टैबलेट्स बनाने में यूज़ होता है, बल्किंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंडली ट्रिचुरेशन के अंदर भी जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन आपको बता दिया कि इक्वल अमाउंट में मटेरियल्स को मिक्स कर दें, जो लार्जर अमाउंट आपके पास है किसी सब्सटेंस की उसको आप सेव कर लें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वली अमाउंट जो आपकी एक जो मिक्सचर बन गया है उसके साथ लार्जर अमाउंट को आपने मिक्स करना है, ठीक है। तो ये प्रीवियसली हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही प्रोसेस है, बस इसके अंदर कोई बेस या ऑयल यूज़ नहीं हो रहा, कोई सिंपल एक पाउडर या पोटेंट आप कह लें इनर्ट सब्सटेंस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इल्यूट्रिएशन का, सही है। इल्यूट्रिएशन बेसिकली हम एक पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो कि सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए कॉमनली सॉल्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आपस से एक दूसरे से सेपरेट करना, सही है। तो सेपरेट करने का अमल वो डिस्टिलेशन के अंदर हम नेक्स्ट अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि आप चीज़ों को बॉयल करते हैं एंड बेस्ड अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स द इंग्रेडिएंट्स आर सेपरेटेड आउट, ठीक है। इसमें क्या है इल्यूट्रिएशन का, इल्यूट्रिएशन के अंदर भी पार्टिकल्स की सेपरेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन देयर साइज, शेप और डेंसिटी, ठीक है। डिस्टिलेशन के अंदर जो सेपरेशन हो रही है
वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि आप बॉयल करते हैं और किस तरीके से उसको डिस्टिल करते हैं, सही है। इल्यूट्रेशन के अंदर जो सेपरेशन हो रही है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर या डेंसिटी के ऊपर, सही है। कॉमनली एक प्रोसेस जो है इसके अंदर जो यूज़ होता है, इसके अंदर गैस और लिक्विड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम करते क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ा टैंक होता है, मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ इस जगह से। ये देखें, ये बहुत बड़ा टैंक है आपके पास, सही है। ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। इसकी मैं एक कोशिश करूँगा, बल्कि एक वीडियो में आपको जो है ना इसकी लिंक जो है इसका साथ में पेस्ट कर दूँगा यूट्यूब का। उसमें आपको नज़र आएगा कि एक बहुत बड़ा एक टैंक होता है। उस टैंक के अंदर जो है आप टॉप से अपनी जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने जिसको सेपरेट करना है, बल्कि ये जो आपकी जो सस्पेंशन है इस पॉइंट से आप क्या करते हैं, सस्पेंशन को ऐड करते हैं टैंक के अंदर, सही है। और नीचे से ऊपर की तरफ एक एयर आप कह लें, इसके अंदर मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। हमने यहाँ बात की, या तो गैस भी यूज़ हो सकती है या लिक्विड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो कॉमनली ये होता है कि बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं हम गैस को या लिक्विड को, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टॉप से बॉटम की तरफ उन्होंने मूव करना होता है, ठीक है। अब इस किस तरीके से सेपरेट होता है, आपको पता ही है कि जिन पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होगा वो ज़्यादा नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी जो सेडिमेंटेशन है उनकी वो ज़्यादा होगी, सही है। जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन है वो कम ट्रैवल करेंगे, सिंपल सी बात है। जो चीज़ हैवी है वो ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करेगी, जो हल्की है वो कम मूव करेगी या स्लो मूव करेगी, सही है। शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं, आपके नीडल लाइक पार्टिकल्स हैं जिनका सरफेस एरिया कम है, तो वो क्या करेंगे, अगर आपका सरफेस एरिया कम है तो पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट करता रहेगा, और जिसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, वो जो है बॉटम की तरफ मूव करेगा। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, शेप और डेंसिटी। सिमिलरली डेंसिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा डेंस सब्सटेंसेस जो हैं वो बॉटम की तरफ मूव करेंगे और लेस डेंस सब्सटेंसेस जो हैं वो टॉप पर ही रहेंगे, प्लेस रहेंगे, सही। तो हम मूव करते हैं लिक्विड को और या गैस को इस्तेमाल करते हुए पाउडर्स को आप सेपरेट करते हैं। तो कॉमनली जो प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, वो क्या है, वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की उसके अकॉर्डिंगली आप जो है पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है इसके अंदर कि पार्टिकल्स किस स्पीड से नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि आप किस स्पीड से गैस को पंप कर रहे हैं या लिक्विड को जो है इसके अंदर पंप कर रहे हैं, सही है। तो गैस की और लिक्विड की स्पीड को चेंज करते हुए आप पार्टिकल्स की सेटिंग वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से वो सेडिमेंट कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, सही है। तो वही बात मैंने आपको जो बताई कि हमने फॉर एग्जांपल इसको हमने कह दिया 100 मीटर्स पर सेकंड पे ये मूव कर रही है आपकी, ठीक है। आपने इस स्पीड से इसको पंप किया, तो जो पार्टिकल्स हैवी हैं वो थोड़ा बॉटम की तरफ, हो सकता है सेंटर की तरफ तक जो है मूव कर जाएं, और बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं वो टॉप पर ही रहेंगे, सही है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को आपस में इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो जो है अभी इसके साथ ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। लार्ज टैंक्स होते हैं जिन्हें आप एल्यूट्रेटिंग टैंक्स कहते हैं, सही है। ये इंडस्ट्रीज़ में कॉमनली यूज़ होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ये केमिकल इंडस्ट्री में भी कॉमनली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेपरेट आउट करने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में ये कॉमनली यूज़ होते हैं। एल्यूट्रेशन के कुछ जो फ़वाइद हैं, एक तो ये कि ये जैसे कि चॉक और कैलामाइन हो गया, ठीक है। चॉक आपको पता है क्या होती है, लाइमस्टोन कार्बोनेट्स जो होते हैं आपके, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, ये इससे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। वो सेपरेट आउट कर देते हैं, और फिर सेपरेट आउट करने के बाद उनकी पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो ये आपको इस तरीके से आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली केओलिन है, केओलिन भी प्रिपेयर किया जाता है इलिट्रेशन के ज़रिए,
दो तरीके का होता है, केओलिन हैवी एंड लाइट केओलिन, सही है। केओलिन है क्या? ये सिलिकेट्स हैं कॉमनली ना, ये सिलिकेट कंपाउंड्स हैं आपके। एल्यूमिनियम, यस यहाँ मेंशन है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ये होते हैं, ठीक है। कॉमन ये क्ले की आप टाइप कह लें, नेचुरली अक्यूरिंग क्ले है। यूज़ होता है ये हमारी कुछ फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स की इनकी यूज़ है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है फॉर ब्यूटिफिकेशन के लिए। कुछ ये फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होता है एज अ फिल्टरिंग एजेंट, ठीक है। तो ये सेपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लार्ज स्केल पे आप जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, और इनमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो आप रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम योर मिक्सचर, ठीक है। जो हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे वो स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस के अंदर जिन जो मिसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं एक दूसरे से, सही। तो ये आपको समझ आ गई। एयर या लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं इस डायरेक्शन से ऊपर वाली डायरेक्शन पे, और मटेरियल जो है वो बॉटम की तरफ मूव करेगा। जो मटेरियल आपको बॉटम पे यहाँ जो आपको रिसीव होंगे पार्टिकल्स वो कोर्स पार्टिकल्स होंगे, यानी कोर्स मतलब हैवी पार्टिकल्स होंगे, डेंस पार्टिकल्स होंगे, और जो सब्सटेंस आपके टॉप पर रिसीव होगा वो आपके फाइन पार्टिकल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है वो है इफ्लोरेसेंस का। इफ्लोरेसेंस के अंदर समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के अंदर वैसे हमने स्टडी भी किया था, इसको हम यहाँ थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। आपको पता है यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जो है आपका एक फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स होते हैं जो मिलके एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो बनाते हैं, सही है। तो क्रिस्टल लैटिस में आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, उसकी हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, वो बॉन्ड हुए हुए होते हैं, सही। अगर इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाएं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी साथ जो है वो अटैच हो जाएं इनके, वो क्रिस्टलाइजेशन के दरमियान यूजुअली हो जाता है कि आपके फॉर एग्जांपल कुछ क्रिस्टल्स हैं उनके साथ आप जो है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपके, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो पॉइंट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स या 3 वाटर मॉलिक्यूल जितने भी हैं, इस तरीके से उनको डिनोट किया जाता है, सही है। ये कॉमन मेथड है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करने का, सही। तो इफ्लोरेसेंस क्या है? ये इफ्लोरेसेंस जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का की रिमूवल है, सही है। कॉमनली एटमॉस्फेयर के अंदर जब भी हीट होती है सब्सटेंसेस की, जब आप उनको हीट प्रोवाइड करें, बल्कि हीट के साथ इसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ्लोरेसेंस के अंदर जैसे कि एग्जांपल आपको दी, एक कॉमन आपका ये क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का, इसके साथ जो है यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ भी एग्जांपल मेंशनड है कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हुए हैं, सही है। वाटर मॉलिक्यूल्स का आपको पता है एक प्रेशर होता है, वेपर्स का एक प्रेशर होता है, सही है। तो ये कॉपर सल्फेट का ये जो क्रिस्टल है इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे हाइड्रेटेड सब्सटेंस, सही है। ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में कॉपर सल्फेट मौजूद है बिकॉज इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हुए हैं, सही है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हाइड्रेटेड सब्सटेंस कहलाएगा। जब हाइड्रेटेड सब्सटेंस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वेपर प्रेशर है, एक वाटर जिस जगह भी होता है वेपर्स उसके जो है वो वेपर प्रेशर जो है उसके अंदर मौजूद होता है। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर भी वेपर्स कंटिन्यूसली मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वेपर प्रेशर जो है वो प्रेजेंट है हमारी इसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब भी आपका हाइड्रेटेड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाएंगे, सही है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपके सब्सटेंस से एस्केप कर जाएंगे, और ये जो है आप कह सकते हैं कि वाटर जो है इसमें से लॉस हो जाएगा, सही है। तो दिस प्रोसेस इन विच द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस remove their water molecules due to the higher inner vapor pressure compared to the atmospheric pressure is called efflorescence, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि आपका जो सब्सटेंस है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस है,
वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, ठीक है। तो जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इससे रिमूव होते रहेंगे, या तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा हो जाए, तब इसका रिमूवल जो है इसकी रिमूव नहीं होगा, या मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे अनटिल इक्विलिब्रियम बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रेटेड सब्सटेंस अपीयर्स, ठीक है। तो ये कॉमन प्रोसेस है ये आपकी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो एज क्रिस्टल्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो इनके साथ वाटर्स जो है वो वाटर जो है वो अटैच हुआ होता है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें से रिमूव हो सकता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल आपने ये देखी होगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ये रिमूवल की, इफ्लोरेसेंस की। दीवारों पे जब जो नई नई दीवारें बनती हैं, ईंटों के ऊपर ये सफ़ेद सी लेयर आ जाती है, ठीक है। ये सफ़ेद सी लेयर होती है, आप इसको हल्का सा साफ़ करें तो ये साफ़ भी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये मॉइस्चर होता है ईंटों के अंदर, ये क्ले के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है। तो वाटर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है सरफेस के ऊपर आपके दीवारों के ऊपर, ठीक है। लाइमस्टोन में ये कॉमनली ऑब्ज़र्व किया जाता है, सही है। एग्जांपल इसकी जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका वेपर प्रेशर ज़ाहिर सी बात ज़्यादा होगा, तो ये इसके अंदर इफ्लोरेसेंस होती है, और इफ्लोरेसेंस की वजह से ये सब्सटेंस डिट्रेट भी हो सकती है। इसको आप कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी की भी एक मेन कॉज है सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो हमारी सब्सटेंसेस जो डिट्रेट हो रही हैं इससे या अनस्टेबल हैं, आप ऐसे कंटेनर्स यूज़ करें, ऐसा वेल क्लोज कंटेनर हो जिससे वाटर की जो है लॉस वो उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो कंटेनर्स, वेल क्लोज कंटेनर्स जो आपके उनके लिड्स होंगे वो बिल्कुल एयर टाइट हो, सही है। जब भी आपने चीज़ों को इस्तेमाल करना है फ़ौरन उसको इमीडिएटली बंद कर दें, उसको सेव कर दें। जब भी आपने कोई भी ऐसा कंटेनर यूज़ करना है, कंटेनर को बिल्कुल फिल कर दें, सही है। इसके अंदर कोई जगह एयर की बाकी ना रहे, सही है। एयर की जगह जगह जो है उसके अंदर से आप इसको रिमूव कर दें, तब भी आप मज़ीद ये, क्योंकि जितनी ज़्यादा एयर मौजूद होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें वेपर्स और वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर वो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और या इसको कूल प्लेस के अंदर आप स्टोर कर दें, उससे भी इफ्लोरेसेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रिस्टल्स, सही है। और इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और डिटेरियोरेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सिकेशन। अच्छा, एक्सिकेशन के अंदर भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्रिस्टल से रिमूव हो रहा है, सही है। हमने इफ्लोरेसेंस में बात की, इफ्लोरेसेंस में भी यही है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो रहा है आपके सब्सटेंस में से, और वो डिपॉजिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में एक्सिकेशन में भी प्रोसेस यही है, अंडरलाइंग जो हो रहा है प्रिंसिपल है वो यही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आप खुद से ही हीट अप्लाई कर रहे हैं, खुद से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये उन सब्सटेंसेस के लिए होता है जिसका आपने बल्क रिड्यूस करना हो, जिसका साइज़ आपने कम करना हो। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ये बहुत बल्कि मॉलिक्यूल है, बिकॉज वाटर जो है इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। अगर आप वाटर इसका रिमूव कर दें तो हर मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसका टोटल बल्क जो है वो कम हो जाएगा, सही है। इसका आप कह सकते हैं टोटल जो पाउडर का साइज़ है वो कम हो जाएगा, सही। तो इसमें और एफ्लोरेसेंस में फ़र्क क्या है कि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बिकॉज ये नेचुरल फिनोमेना है, और ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंगली सब्सटेंस जो है क्रिस्टल जो है वो वाटर रिमूव करता है। ये स्लो प्रोसेस है, और ये नेचर में ऑटोमेटिकली ये होता रहता है कंटिन्यूसली। एक्सिकेशन जो है हम खुद से इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, और हम सब्सटेंस को, हाइड्रेटेड सब्सटेंस को आप ड्राई सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सही है। तो जो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनको रिमूव कर दिया जाए एक्सिकेशन के ज़रिए, उनको आप एनहाइड्रस सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस।
तो ये प्रोसेस जो है कॉमनली एनहाइड्रस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। और ये सेकेंडली मैंने आपको बताया रिड्यूस बल्क एंड वेट ऑफ द सब्सटेंस, पाउडर्स के बल्क को और वेट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और फाइन पाउडर को हासिल करने के लिए यूज़ होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा पार्टिकल के अंदर, उतना ही ज़्यादा इसका साइज़ होगा, उतना ही ज़्यादा इसकी वो होगी साइज़ रेंज है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सिकेशन और इफ्लोरेसेंस में आपको फ़र्क पता चल गया। एक आपका नेचुरल फिनोमेना है और एक आप इसको ख़ुद से इंक्रीज़ उसको हीट करके रिमूव कर रहे हैं। सिमिलरली एक प्रोसेस है डिलिक्वेसेंस का, सही है। डिलिक्वेसेंस जो है वो इफ्लोरेसेंस का ऑपोजिट है। इफ्लोरेसेंस अगर आप रिव्यू करें, फ्लोरेसेंस मैंने अभी बताया आपको कि ये सब्सटेंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सही है। तो डिलिक्वेसेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली सब्सटेंस आपका कोई भी क्रिस्टल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सही है, ऑटोमेटिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और आपका हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो क्या होगा, हमेशा हायर वेपर प्रेशर से जो मॉइस्चर है वो मूव करेगी लोअर साइड पे, सही है, जिसे आप डिफ्यूजन भी एक कॉमन प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो है जो आपके सब्सटेंसेस हैं, कॉमन सब्सटेंसेस जिनके अंदर ये डिलिक्वेसेंस जो है ऑब्जर्व की जाती है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्रिस्टल्स हैं आपके, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। इनके अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, और ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये वेट हो जाते हैं, सही है, जिन्हें आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड फॉर्म में। प्रीवियसली उसमें एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, ये डिलिक्वेशन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आपका मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इस हवाले से आपको याद रखनी चाहिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बताया इफ्लोरेसेंस क्या होता है। इफ्लोरेसेंस नेचुरल फिनोमेना है जिसके अंदर से वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो है ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिमूव हो जाता है और सब्सटेंस जो है वो एनहाइड्रस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। सेकंड, फिर हमने उसके बाद एक्सिकेशन की बात की। ये कंट्रोल आपका प्रोसेस है। कंट्रोल प्रोसेस किस तरीके से है कि आप ख़ुद से इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को और एनहाइड्रस प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्वायर करने के लिए। सेकंड, हमने डिलिक्वेसेंस पढ़ी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लोरेसेंस का, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब होते रहते हैं आपके सब्सटेंस के अंदर। एक और सेम प्रोडक्ट है इसी तरीके की जो सब टर्मिनोलॉजी है उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपी, सही है। ये आपने सारी पढ़ी हुई होगी। जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कॉमनली डिलिक्वेसेंस और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में एक फ़र्क है। जो डिलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इस एक्सटेंट तक कि वो ख़ुद वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो ख़ुद लिक्विड फेज में सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो डिलिक्वेसेंट्स आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ तक कि वो ख़ुद उस वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैं वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सही है, लेकिन ये ख़ुद वाटर में कन्वर्ट नहीं होते, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होते, ख़ुद सॉलिड रहते हैं लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक बात तो ये कि ये जितना वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे ये कम करेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। जो डिलिक्वेसेंट हैं ये इनकी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़े से डिफरेंसेस भी चेक करते हैं कि इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या हैं, कॉमन डिफरेंसेस। अच्छा, प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं डिलिक्वेशन को, सेम वही प्रोसेस है जो हमने इफ्लोरेसेंस में पढ़ा था, सही है। कंटेनर को बंद रखें, इसको फिल कर दें किसी भी एयर के साथ, एयर को उसमें से डिस्प्लेस कर दें, सही है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कोई डाल दें आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डाल दें जैसे कि सिलिका जेल वगैरह हो गए, हमें पता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के अंदर उनकी पैकिंग के अंदर जो है वो मौजूद होता है डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, सही है। नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है ये कोबाल्ट क्लोराइड की।
कोबाल्ट क्लोराइड जो है ये इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर आप कह सकते हैं किसी जगह अगर आपने वाटर की कंसंट्रेशन को मालूम करना है, एक आपने प्रोडक्ट बनाई, उसके अंदर जो है आपने पैकेट्स जो है वो सिलिका जेल के पैकेट जो है वो ऐड कर दिए। सिलिका जेल के साथ साथ जो है वो एक और चीज़ आपने उसमें ऐड कर दी, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब इसके अंदर से वाटर जो है वो रिमूव हुआ हुआ है, कोबाल्ट क्लोराइड सी है। तो जो एनहाइड्रस सब्सटेंस है इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे। तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका कलर पहले ब्लू होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सोल्यूशन है, जो आपकी बॉटल है उसके अंदर वाटर वेपर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपके प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट जो एक आज की वीडियो में मैं आपको ये एक हम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं बिटवीन थ्री, हमने टर्मिनोलॉजीज़ अभी पढ़ी। हाइग्रोस्कोपी मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बकिया टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो डिलिक्विसेंट मैंने आपको बताया वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो ख़ुद जो है सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं सराउंडिंग में से, लेकिन ख़ुद से ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, ये सॉलिड ही रहते हैं, सही है। और इफ्लोरेसेंस क्या है, सब्सटेंसेस जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर से स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली लॉस होता है वाटर, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एनहाइड्रस सब्सटेंस बन सकते हैं, ठीक है। डिलिक्विसेंट ये भी बात हो गई, बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपको यहाँ नज़र आएगा, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है एब्जॉर्ब, सही है। इट कैन अब्जॉर्ब अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस दे कैन आइदर एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब, ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों में बस सिंपल सा एक फ़र्क ये है कि एडजॉर्प्शन जो होती है वो आपकी सरफेस के ऊपर होती है, सही है। आपका ये कोई सब्सटेंस है, उसकी सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे वो आपकी क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन होती है आपका सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे भी हैं और वो उसके इनसाइड मूव कर चुके हैं, सही है, उसके बल्क के अंदर वो मूव कर गए। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना उनके सरफेस से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। एडजॉर्प्शन जो होती है वो लूज बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे रहता है, ठीक है। ये हमें पता चल गया ये एब्जॉर्ब नहीं करता वाटर क्योंकि इसमें से तो रिमूव हो रहा है, सही है। ये सब्सटेंसेस जो हैं डिलिक्विसेंट सब्सटेंसेस, इनका दूसरा नाम भी है, इनको कहते हैं डेसिकेंट्स, सही है। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, सही है। डेसिकेंट्स कहते हैं डिलिक्विसेंट सब्सटेंस को, और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को हम कहते हैं ह्यूमेक्टेंट्स, सही है। ह्यूमेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी एफिनिटी कम है वाटर के साथ, सही है, कि इनको जस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सही है, और ख़ुद से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जो डेसिकेंट्स हैं इनकी बहुत हाई एफिनिटी है, सही है, बहुत हाई एफिनिटी है वाटर के साथ, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, इतना करते हैं कि सब्सटेंस जो है वो खुद ही वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। यही बात दोबारा मेंशन कि एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते, ये खाली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। ऑल्सो दिस डज नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने आज के जो टॉपिक्स थे उसमें डिलिक्विसेंट, एफ्लोरेसेंस, हाइग्रोस्कोपी मैंने आपको बीच में डिस्कस कर दिया, और फिर एक्सिकेशन। सिमिलरली हमने कुछ एक सेपरेशन की हमने टाइप पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और शेप के ऊपर हम सेपरेट करते हैं। फिर हमने कुछ पार्टिकल साइज़ रिडक्शन की बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है डिकेंटेशन से, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको अंदर डिस्कस कर लेंगे। मुझे इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स कर दें, और काइंडली ये तीनों जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़े हैं, ये तीनों पॉइंट्स, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, अपनी अटेंडेंस के साथ जो है एक एक लाइन का इनका आंसर जो है वो जस्ट मुझे मेंशन कर दें, सही। आपके आंसर से मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखी है नहीं देखी, ठीक है। और आप नीचे अपना कमेंट कर दें,
उसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।